नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। झुकता जा रहा है बिग बैन। इंजीनियर्स का कहना है कि लंदन का प्रसिद्ध बिग बैन एक और झुकता जा रहा है। यह झुकाव इतना ज्यादा है कि अब यह साफ आंखों से दिखने लगा है। संडे टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार इंजीनियर्स ने पाया है कि वेस्टमिनिस्टर महल की क्लॉक टावर बिग बैन न सिर्फ झुक रही है बल्कि हर साल इसकी स्थिति खराब हो रही है। इंजीनियर्स का कहना है कि टावर का शीर्ष 1.5 फुट तक खिसक गया है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर यह सिलसिला दुरुस्त नहीं किया गया तो एक दिन यह उलट जाएगा। इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर व वरिष्ठ अनुसंधानकर्ता जॉन बर्लेन ने कहा कि यह झुकाव अब बस दिखने लगा है। अगर पार्लियामेंट स्क्वायर पर खड़े होकर पूर्व की तरफ नदी की तरफ देखा जाए तो इसे साफ देखा जा सकता है। हालांकि गणना के मुताबिक इस टावर को पीसा की प्रसिद्ध झुकी मीनार के झुकने में 4000 साल लग जाएंगे और गिरने में तो कई और साल लगेंगे। वैसे विशेषज्ञों के मुताबिक इस झुकाव की वजह बिग बैन के नीचे हुए भूमिगत निर्माण कार्य हैं। अजमल आमिर कसाब की फांसी पर रोक। सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई हमले के दोषी पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब के मृत्युदंड पर सोमवार को रोक लगा दी। कसाब एकमात्र ऐसा हमलावर है जिसे 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए हमले के दौरान जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम और न्यायमूर्ति CK प्रसाद की पीठ ने कसाब की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक उसके मृत्युदंड पर रोक लगा दी है। कसाब ने निचली अदालत द्वारा खुद को दोषी ठहराए जाने और मृत्युदंड सुनाए जाने को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति आलम ने कहा है कि उसे अपना बचाव करने के लिए न्यायिक व्यवस्था में उपलब्ध सभी अवसर देने हैं। न्यायालय ने कहा है कि कानून की सर्वोच्चता बरकरार रखने के लिए उन्हें यह कीमत चुकानी है। कसाब का बचाव करने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त एमएक्स क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने कहा कि लोग इसे अन्यथा ले सकते हैं, लेकिन कानून की उचित प्रक्रिया इस बात की मांग करती है कि आरोपी को सर्वोच्च न्यायालय में अपना बचाव करने के लिए पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। कसाब उन 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों में शामिल था जिन्होंने समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 26 नवम्बर से 29 नवम्बर 2008 तक हिंसा का आतंक मचाया था। इस जघन्य हमले में कई विदेशी नागरिकों सहित 166 व्यक्ति मारे गए थे। मुंबई की एक निचली अदालत ने 6 मई 2010 को कसाब को मृत्युदंड सुनाई थी। अन्य आरोपों के अलावा कसाब को भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए दोषी भी ठहराया गया है। मुंबई उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी थी। सिख सैनिक होंगे खंडा से सम्मानित। पूरे विश्व में ब्रिटिश सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ने वाले सिख सैनिक ब्रिटेन में सम्मानित होंगे। उन्हें खंडा से सम्मानित किया जाएगा। यह सिखों का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह बलिदानों और योगदान को दर्शाता है। चैरिटी संस्था ब्रिटिश सेना में काम कर चुके या सेवारत सैनिकों के लिए धन की उगाही काम कर रहे हैं। इस संबंध में सिखों की घनी आबादी वाले लेसेस्टरशायर में इस वर्ष अपील की गई। लेसेस्टरशायर में संस्थाओं ने कहा कि वह लोग सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। पाकिस्तान में संघर्ष, एक सैनिक व 15 आतंकी मारे गए। पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में सुरक्षा बलों और तालिबान लड़ाकों के बीच हुए संघर्ष में एक सैनिक और 15 आतंकी मारे गए। यह हमले उन हमलों की कड़ी हैं जिनके लिए अफगानिस्तान स्थित पाकिस्तानी तालिबान को जिम्मेदार ठहराया गया है। मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के ऊपरी डीर जिले में अफगान सीमा से सटे इलाके में यह संघर्ष हुआ। सीमा से लगे काराकार गाँव में हुए इस संघर्ष में 2 सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए हैं। एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि सैनिक जब सड़क पर गश्त लगा रहे थे तो आतंकियों ने उन पर हमला बोल दिया। अफगानिस्तान से पश्चिमोत्तर पाकिस्तान के संवाददाताओं से संपर्क साधने वाले तालिबान प्रवक्ता सिराजुद्दीन अहमद ने सीमा पार से हुए ज्यादातर हमलों और बम धमाकों की जिम्मेदारी ली है। स्वात घाटी में तहरीके तालिबान के पूर्व प्रमुख मौलाना फजलुल्लाह का वह करीबी है। पाकिस्तानी सेना ने जब 2009 में स्वात और बलाकंद में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो मुल्ला रेडियो के नाम से मशहूर फजलुल्लाह अफगानिस्तान फरार हो गया। शनिवार को एक तलाशी अभियान के दौरान स्वात के चारबाग और मंगलटन इलाके में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकी मार गिराए थे। आतंकियों के साथ गोलाबारी में एक सैनिक अधिकारी घायल हो गया। बिया की चौथी बार सत्ता में लौटने की उम्मीद। कैमरून के राष्ट्रपति चुनावों के लिए बहुत कम मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि कुछ मतदाताओं को बिना मत डाले मतदान केंद्र से वापस ही जाना पड़ा क्योंकि उनका चुनावों के लिए सही तरह से पंजीकरण नहीं हुआ था। इन चुनावों में
निवर्तमान राष्ट्रपति पॉल बिया के चौथी बार सत्ता में लौटने की उम्मीद है। बिखरे विपक्ष और कम मतदान की वजह से कल हुए एक दौर वाले इस चुनाव में 23 प्रत्याशी खड़े हुए और माना जा रहा है कि बिया चुनाव में जीत दर्ज कर लेंगे। संवैधानिक परिषद को 2 हफ्तों में चुनाव के नतीजे घोषित करने हैं। मतदान करने के बजाय अपने काम में लगे रहने वाले याओंदे के 26 वर्षीय व्यवसायी डोनाल्ड ब्रोग ने कहा कि उनके पास राजनीति के लिए समय नहीं है। बिया के मुख्य प्रतिद्वंदी लंबे समय से विपक्ष के नेता नीजान फ्रू नडी हैं। बिया ने वर्ष 2004 में पिछला चुनाव कुल मतदान के 70% मतों से एक तरफा तरीके से जीता था। वहीं फ्रू नडी को केवल 17% मत ही मिले थे। राजधानी में मतदान करीब 3 घंटे की देरी से शुरू हुआ और कुछ मतदान केंद्रों पर पूरे दिन में कुछ ही मतदाता दिखाई पड़े। ईसाइयों व सुरक्षा बलों में झड़प 25 की मौत। मिस्र के सैन्य शासक ने काहिरा के तहरीर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। यहाँ एक चर्च पर हुए हमले का विरोध कर रहे ईसाइयों की सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़पों में 3 सैनिकों सहित कम से कम 25 लोग मारे गए हैं और 170 लोग घायल हो गए हैं। मध्य काहिरा में लोगों ने सैन्य शासन के विरोध में प्रदर्शन किया। इलाके में विशेष बल तैनात किया गया है। पुलिस को आदेश दिया गया है कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों से कठोरता से निपटा जाए। काहिरा में स्थानीय समय अनुसार देर रात 2 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। देश में सत्तारूढ़ सशस्त्र बलों की सर्वोच्च परिषद SAF के अध्यक्ष अदालतों में नागरिकों को पेश किए जाने पर रोक लगा चुके हैं। सैन्य कानूनों के अनुसार केवल कुछ मामलों को अपवाद माना गया है। विश्व टूर फाइनल्स में जगह बनाने के करीब बर्जिट। बीजिंग में खिताब जीतने वाले टॉम्स बर्जिट 3 स्थान के फायदे में ATP टेनिस रैंकिंग के एकल वर्ग में 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही चेक गणराज्य का यह खिलाड़ी सत्र के अंत में लंदन में होने वाले विश्व टूर फाइनल्स के 8 स्थानों में से एक जगह पाने के करीब पहुंच गया है। सर्बिया के नोवाक जोकोविक शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि स्पेन के राफेल नडाल दूसरे और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर तीसरे स्थान पर हैं। जोकोविक के 14,220 अंक हैं और उन्होंने नडाल और फेडरर पर बड़ी बढ़त बना रखी है। 26 वर्षीय बर्जिट की छलांग से फ्रांस के जो फिल्ब्रेड सोंगा, अमेरिका के मार्डिविश और फ्रांस के गेल मोनफिल्स को एक पायदान का नुकसान हुआ, जो अब क्रम से 8वें और 9वें और 10वें स्थान पर हैं। कॉमेडी फिल्में करना चाहते हैं ब्रैड पिट। हॉलीवुड अभिनेता ब्रैड पिट का कहना है कि वह कुछ कॉमेडी फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते हैं क्योंकि उनका सोचना है कि अब उनमें कुछ ही फिल्में करने का जज्बा है। सूत्रों के अनुसार 47 वर्षीय पिट को नाट्य फिल्मों में अभिनय के लिए जाना चाहता है, लेकिन अब वह कुछ अच्छे मजाकिया किरदार निभाने के इच्छुक है। पिट ने कहा कि वह कॉमेडी फिल्मों में अभिनय करना पसंद करेंगे। अमिताभ के फैन ने बनाई अनूठी कलाकृति। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के अवसर पर इलाहाबाद के एक युवा शिल्पकार ने रेत पर एक अनूठी कलाकृति बनाई है। फैन ने अपनी कलाकृति में उन्हें मैं हूँ दादा के तौर पर पेश किया है। अब अमिताभ मंगलवार को 69 वर्ष के हो जाएंगे। रेत शिल्पकार 26 वर्षीय RK चितेरा ने इलाहाबाद के संगम तट पर रेल की कलाकृति बनाई। चितेरा ने बच्चन के साथ उनके आने वाले पोते की भी कलाकृति बनाई है, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं। चितेरा ने कहा कि डॉन, शहंशाह, एंथोनी और विजय दीनानाथ चौहान जैसे एक से बढ़कर एक किरदार निभाकर सिनेमा जगत में अपना अलग मुकाम बनाने वाले बिग बी ने खुद को बॉलीवुड का दादा साबित किया है। बहुत जल्द ही वह असल जिंदगी में भी दादा बनने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें इस नए किरदार मैं हूँ दादा के रूप में पेश किया है। चितेरा ने अमिताभ बच्चन की करीब 6 फुट ऊंची रेत की कलाकृति बनाई है, जिसमें उन्होंने अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के आने वाले बच्चे को भी दर्शाने के प्रयास किए हैं। ओबामा सबसे ज्यादा विवादास्पद नोबेल पुरस्कार विजेता। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को वर्ष 2009 का नोबेल पुरस्कार दिया जाना नोबेल पुरस्कारों के इतिहास में सबसे विवादास्पद क्षण था। प्रसिद्ध पत्रिका टाइम ने 10 सर्वाधिक विवादास्पद नोबेल पुरस्कारों की सूची में ओबामा को शांति का नोबेल दिए जाने को सबसे ऊपर रखा है। पत्रिका ने सूची में लोगों को शामिल किए जाने का आधार नहीं बताया है। पत्रिका ने लिखा है कि ओबामा के कार्यभार ग्रहण करने के मात्र 12 दिन बाद उन्हें यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा कर दी गई थी, जिससे कई लोगों को हैरानी हुई। पत्रिका के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स समाचार पत्र ने भी इस फैसले को आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला बताया था, जबकि अन्य आलोचकों ने इसे नोबेल समिति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा करार दिया था।
तब नोबेल समिति ने कहा था कि ओबामा की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने के असाधारण प्रयासों के कारण उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इस सूची में दूसरे नंबर पर कोडरेल हल हैं, जिन्हें 1945 में संयुक्त राष्ट्र के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। लेकिन यहूदी शरणार्थियों को अमेरिका में शरण देने का विरोध करने पर उनकी कड़ी आलोचना भी हुई थी। तीसरे नंबर पर फिलिस्तीनी नेता अराफात हैं, जिन्हें 1994 में ओस्लो समझौते के लिए इजरायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन और उस समय के विदेश मंत्री शिमोन परेस के साथ यह पुरस्कार दिया गया था। अराफात के विरोधियों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि फिलिस्तीनी नेता आतंकवादी हैं और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। पहली अफ्रीकी महिला वंगरी मथाई को सूची में चौथे स्थान पर रखा गया है, तो 5वें स्थान पर जॉन फोर्ब्स नेश को। वित्तीय संकट पर वॉशिंगटन में विरोध प्रदर्शन जारी। वॉशिंगटन में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर इस बात पर अपना गुस्सा जाहिर किया है कि अमेरिकी सरकार अमीर निकायों को तो आर्थिक रियायतें दे रही है, लेकिन देश में आम नागरिकों की उपेक्षा कर रही है, जिन्हें गहरे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्यूपाई डीसी नामक यह आंदोलन करीब एक हफ्ते पहले शुरू हुआ था। आंदोलनकारियों ने स्ट्रीट स्थित मैकफरसन चौक पर अस्थायी मुख्यालय बनाकर वहां ठहरे हुए हैं। आंदोलन के तेज होने के आसार हैं, क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आंदोलन से जुड़ने के लिए राजधानी आ रहे हैं। कल 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के समीप स्थित फ्रीडम प्लाजा तक जुलूस निकाला। एक अन्य प्रदर्शन उधर उत्तर पश्चिमी वॉशिंगटन में हुआ, जहां करीब 200 प्रदर्शनकारी मेलकम एक्स बाग तक जा पहुंचे। और अब आज के मौसम की जानकारी। सोमवार की सुबह आसमान में बादलों के साथ धूप रहेगी व तापमान रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। दिन के समय भी आसमान में बादल ही बने रहेंगे व तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस। शाम के समय भी आसमान में बादलों का समा बना रहेगा व तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। और रात भर भी आसमान में बादल ही रहेंगे व तापमान रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।